नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके में। आज से हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का व्याकरण, हिंदी से जुड़े हुए समस्त प्रकरणों का अध्ययन करेंगे ताकि आपको एक सटीक और प्रमाणिक जो तैयारी है वो आप कर सकें और परीक्षा में आप सफलता के मार्ग में अग्रसर हो सकें। तो अपना समय नष्ट न करते हुए हम आज का अपना टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास से हम अपना प्रथम जो प्रकरण है जहाँ पे हिंदी है वो प्रारंभ होती है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज के प्रकरण में हम प्रमुख रूप से इतिहास है उसकी व्युत्पत्ति, परिभाषाएं, साहित्य की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी क्या परिभाषाएं साहित्य में दी गई है, साथ में हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें कौन कौन सी जो पद्धतियां हैं उसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है, उन सभी पद्धतियों का प्रयोग आज की कक्षा में हम करने वाले हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी जैसा कि आपको पता है, हिंदी हमारी राजभाषा है। साहित्य क्या होता है? साहित्य प्रमुख रूप से जोड़ हित जोड़ ये शब्दों से मिलकर के बना होता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिश्रण। किस चीज का मिश्रण होगा, किस चीज का मिलन होगा? प्रमुख रूप से हम देखें तो जो गद्य और पद्य यानी कि गद्य रचनाएं और आपकी पद्य जो रचनाएं हैं उनका समेकित अध्ययन, यानी कि जो समेकित अध्ययन मिलाकर के, यानी कि गद्य रचना को अलग पढ़ेंगे, पद्य को अलग पढ़ेंगे। और यहाँ तक कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं भी हिंदी साहित्य में मिलती है, जिनको हम चंपू या चंपुक रचना भी कह सकते हैं। बात करते हैं हम, क्योंकि ये साहित्य शब्द पहले आया है इसलिए हम साहित्य शब्द को पहले ले रहे हैं। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास शब्द जैसा कि आपको पता है हिति, ए और अस। देखिए, इति, है और अस, इस प्रकार से तीन शब्दों से मिला है। इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना। अर्थात जो निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है उसको हम इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं, यानी कि निश्चित रूप से जिसकी समाप्ति हो चुकी है वो क्या है? इतिहास है। बात करते हैं इतिहास की परिभाषाएं। तो इतिहास है उसकी परिभाषाएं प्रमुख रूप से महाभारत में रचित महर्षि वेदव्यास, ये देखिए महर्षि वेदव्यास ने भी इसकी परिभाषा है वो दी है। वो क्या परिभाषा है आप देख सकते हैं, वो उन्होंने संस्कृत में दी, जिसको यदि मैं आपको उच्चारण करके बताऊं तो धर्माय कामे मोक्षणाय मुपदेशय समन्वितम पूर्ववर्ती कथा युक्त इतिहास प्रचक्षते, यानी कि ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है। यानी चार जो पुरुषार्थ अपने माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय जहां पर किया जाता है वो आपका इतिहास कहलाता है। और जिसमें इन चारों जो पुरुषार्थ है उनका अध्ययन और साथ साथ में उनमें जो पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो हम किस में करते हैं? इतिहास में करते हैं। एक और अपने विचारक इतिहासकार है वो हुए हैं, या विद्वान आप मान सकते हो, प्रोफेसर कोर्लाइल, जिसको हम कह सकते हैं प्रोफेसर कोर्लाइल। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है और कोर्लाइल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी का नाम है इसलिए इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों बोले तो उदाहरणों, यानी कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों या
उदाहरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि ऐसा दर्शन है जो उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से हमारे सामने शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। तो इतिहास इति है जोड़ अस से बना है और प्रमुख रूप से जिसका अर्थ होता है जिसकी समाप्ति पूर्ण रूप से हो चुकी है, और इसकी परिभाषाएं हमने प्रमुख रूप से वेद व्यास जी की देखी और साथ में प्रोफेसर कोलाइल की भी परिभाषा हमने देखी है। बात करते हैं साहित्य की व्युत्पत्ति। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, इसका प्रमुख रूप से जो स जोड़ हित जोड़ य से बना है, जिसका समेकित अर्थ होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना, जिसको हम प्रमुख रूप से साहित्य वो कह सकते हैं। और इसकी जो परिभाषाएं हैं किसकी, साहित्य की, जिसकी परिभाषा प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के एक ऐसे विद्वान कर्ता धर्ता माने जाते हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य के जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं उनको समझ पाना मुश्किल है। जो प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, प्रत्येक देश की जनता, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों, यानी कि एक आपको ये याद रखना है, ये प्रमुख रूप से बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आपका साहित्य है उसकी क्या परिभाषा होती है, और ये परिभाषा देकर भी पूछ सकते हैं। क्योंकि हम प्रमुख रूप से ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो कॉलेज लेक्चर और जो नेट की परीक्षाएं होती है जो हिंदी में, उसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं ताकि आप अपने वीडियो के माध्यम से इसके मेरे जो वीडियो हैं उनको अपना ही वीडियो माने और उसको देख करके अच्छे से तैयारी करें। कमेंट में आप भी लिखें यदि आपको कोई सस्पेंस है, यदि आपको कुछ ऐसा है कि जिसमें आपकी जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही है, तो आप प्रमुख रूप से मुझे वो प्रश्न है वो कमेंट के माध्यम से पूछें, उसका एक सटीक और प्रमाणिक उत्तर देने का मैं प्रयास है वो करूंगा। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा शुक्ल जी ने, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और तब तक वह स्थित है जब इन चित्तवृत्तियों में जैसे तैसे परिवर्तन आता जाता है, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता जाएगा। मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि कोई भी देश है वहाँ का साहित्य है और वहाँ की जनता है कि जो चित्तवृत्तियां है उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आता जाता है। तो चित्तवृत्तियां जो शब्द है उनके नाम से आप इनके परिभाषा साहित्य को समझ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इनकी परिभाषा दी है। डॉक्टर नगेंद्र एक जाना माना नाम है हिंदी में, जिनका आधुनिक काल का विभाजन काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या कहा, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है। यानी कि एक तो अभिरुचि, जनता की अभिरुचि और जनता की जो संवेदनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं वो किसके साथ है, उसका जो अध्ययन होता है, उस जिसका वो प्रमुख रूप से इतिहास होता है। यानी साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य या जिसका मुख्य संबंध जो है वो आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। यानी कि आर्थिक और जो चिंतन है उसके परिवर्तन से होता है। तो प्रमुख रूप से हमने इतिहास की परिभाषा भी देखी, किसकी, वेद व्यास और कोलाइल की, और जो साहित्य की परिभाषा हमने देखी वो हमने देखी किसकी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की। अब देखिए इतिहास लेखन की पद्धतियां, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में यहां से 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से, यानी कि इतिहास की परिभाषाओं से, साहित्य की परिभाषाओं से और जो इतिहास लेखन पद्धति है उससे पूछे जाते हैं। प्रमुख रूप से इतिहास लेखन की जो पद्धति है वो 4 पद्धतियां प्रमुख रूप से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर की पद्धति है आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। 2 नंबर पे है कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। 3 नंबर पे है आपकी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। और 4 नंबर पे है आपकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति, विधेयवादी पद्धति। इन चारों को हम एक शॉर्ट रूप में और सार रूप में आपके सामने में रखने का प्रयास है वो करूंगा। देखिए सबसे पहले है वर्णानुक्रम। जैसा कि लिखा हुआ है, वर्ण के अनुक्रम के अनुसार, अर्थात इस पद्धति में कवि तथा लेखकों को वर्णमाला के क्रमानुसार, किसके अनुसार है, वर्णमाला के
कर्मानुसार, वर्णमाला के कर्मानुसार। जैसे मान के चलो ए पहले, आ उसके बाद, ई उसके बाद, इसके बाद, उसके बाद स्वर चलेंगे और उसके बाद आपके व्यंजन चलेंगे। जिस प्रकार अंग्रेजी में हम डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार शब्दकोशीय अर्थ में या वर्णमाला के अनुसार या अकारादि क्रम में जो प्रमुख रूप से कवियों और लेखकों के नाम लिखे जाते हैं, प्रमुख रूप से वो आपकी वर्णानुक्रम पद्धति होती है। और बात करूं इस पद्धति का प्रयोग किसने किया, इस पद्धति का प्रयोग प्रमुख रूप से गारसा दत्तोसी, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था, उसने, और शिव सिंह सेंगर, जो हिंदी के शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर दूसरा जो इतिहास लिखा हिंदी में। पहला किसने लिखा? गारसा दत्तोसी, जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा इस्तवार दला लेत्युतर एंदु ये हिंदुस्तानी, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इन पद्धतियों में जैसे ये जो लिखी है गारसा दत्तोसी और प्रमुख रूप से शिव सिंह सेंगर ने, उनका हम सारगर्भित अध्ययन भी करेंगे, कब लिखी गई, कहाँ से प्रकाशन हुआ, कितने कवि थे, जो सारी चीजें हैं हम आगे की कक्षा में करेंगे। 2 नंबर पे आपकी कालानुक्रम